दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका तथा जापानी साम्राज्यवाद के पतन की विवेचना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की क्या भूमिका रही है? हम आपको प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका को बता चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की क्या भूमिका है। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देखेंगे कि जापानी साम्राज्यवाद के पतन की विवेचना कीजिए। तो दो क्वेश्चन को एक ही वीडियो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि क्वेश्चन एक दे या फिर दोनों मिला करके दे, आप अच्छे से लिख सके। इसके लिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। अंत तक देखना जरूरी इसलिए ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ पाए। हम आपको जो बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए और समझ के जाइए ताकि खुद से भी आप आंसर को लिख सके। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि विश्व शताब्दी के प्रारंभ में जापान एशिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। हम आपको ये लाइन बहुत बार लिखे हुए और बहुत बार आपको समझा चुके हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान ने तीव्र औद्योगिक, सैन्य और आर्थिक विकास किया। जब से मेजी पुनर्स्थापन हुआ 1867 में, उसके बाद जापान ने तीव्र औद्योगिकरण किया है, अपने सेना को बढ़ाया, आर्थिक विकास को बहुत तेजी से किया है। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि चीन जापान युद्ध जो 1894-95 में हुआ था और रूस जापान युद्ध जो 1904-05 में हुआ था, में विजय ने जापान के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। जापान और चाइना का जो युद्ध हुआ था 1894-95 में, और रसिया और जापान का जो युद्ध हुआ था 1904-05 में, इसमें जब जापान विजय हुआ, जब जीता, तो उसने जापान के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे जापान ने आक्रामक साम्राज्यवादी नीति अपनाई, क्योंकि जब उसका हिम्मत बढ़ गया, ठीक है, मनोबल बढ़ गया कि हम लोग जीत लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ को हरा सकते, क्योंकि उस टाइम में जो रसिया है वो बहुत ही पावरफुल था, जो चाइना है वो बहुत पावरफुल साम्राज्य था। उसको हराने के बाद तो मनोबल बढ़ेगा ही। उसने मंचूरिया, चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। यही विस्तारवादी नीति आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सक्रिय भागीदारी का कारण बना। यही सब जो काम है, जो इसने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया पर कैसे कब्जा करता है हम पहले से आपको बता चुके हैं। चीन पर, कोरिया पर, दक्षिण पूर्व एशिया पर क्या क्या इसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। और ये जो विस्तारवादी नीति था जापान का, यही आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सक्रिय भूमिका का कारण बनता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्रों जैसे कि जर्मनी और इटली हो गए। इटली पहले धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, इटली पहले था आपका मित्र राष्ट्र में शामिल। लेकिन जब कह सकते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो इटली को इसमें धोखा मिल गया था, ठीक है। धोखा मिलने के कारण वो जर्मनी के साथ आ गया था। इसके बारे में हम कहानी पहले बता चुके हैं के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा। प्रारंभ में कहा जा रहा है कि प्रारंभ में उसे सफलताएं मिली, लेकिन अंततः अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति के सामने जापान पराजित हो गया। कि प्रारंभ में उसे कई सफलताएं मिली, लेकिन अंततः अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति के कारण जापान जो वो पराजित हो गया। जब पर्ल हार्बर पर हमला होता है, ठीक है, उसके बाद अमेरिका भी क्या है तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है जापान से युद्ध करने के लिए। और जब सारे मित्र राष्ट्र जैसे कि ब्रिटेन हो गए, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, सारे जब मित्र राष्ट्र मिलते हैं तो जापान को हरा देते हैं, उसका पराजित कर देते हैं। जापान की हार के साथ उसका साम्राज्यवाद भी समाप्त हो गया और एशिया में उसके विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध जापान के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। ये तो बस एक छोटा सा परिचय था, भूमिका था। मेन जो यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे वो यहाँ से शुरू होता है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका। अब हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका क्या थी। हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका को समझ चुके हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका उसको समझते हैं। पहला है जापानी साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का विकास। जापान ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का विकास किया है। ये चीज आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जहां पर जापान को छोड़ करके बाकी और जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर कब्जा करना, उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना, उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। और सैन्यवाद का मतलब है अपनी सेना को बढ़ाना, आधुनिक बनाना, उसको बोलते हैं सैन्यवाद, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान में सैन्यवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। क्या हुआ जापान में? सैन्यवाद बढ़ा और आक्रामक राष्ट्रवाद, मतलब अपने देश की रक्षा करना और दूसरे देश पर कब्जा कर लेना, ठीक है, ये बढ़ने लगा। जापानी सेना राजनीति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने लगी। जो जापानी सेना है वो राजनीति पर क्या है तो प्रभावी नियंत्रण करने लगी, मतलब सेना लोग, ठीक है। सैन्य नेताओं का मानना था कि जापान को एशिया में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। दोस्तों ये जो हम लोग समय देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 45 तक। और उस टाइम में यहाँ का जो शासक था वो था हिरोहितो। जापान का शासक कौन था? हिरोहितो। 1926 से लेकर के वो यहाँ तक रहा है 1989 तक। तो हिरोहितो के समय में ये सारे काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि सैन्य नेताओं का मानना था कि जापान को एशिया में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। इसके लिए चीन, मंचूरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर कब्जा करना आवश्यक माना गया। जो यहाँ का सैन्य नेता था, ठीक है, जो बड़े बड़े नेता थे सेना के,
उनका मानना था कि अगर हम अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, तो आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना पड़ेगा। और आसपास में कौन कौन क्षेत्र है, चाइना है, मंचूरिया है, दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उस पर कब्जा करना आवश्यक है। आर्थिक मंदी, जनसंख्या वृद्धि और कच्चे माल की आवश्यकता ने भी जापानी साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे क्या है, तो जो जापान है वो औद्योगिक होता गया, ठीक है, आधुनिक होता गया, औद्योगिक क्रांति आया, ठीक है, कह सकते हैं कि और विकसित होता गया, तो उसके लिए क्या है, कच्चा माल का जरूरत पड़ा। और जो वैश्विक आर्थिक मंदी था, कैसे जो वैश्विक अकाल आया था, उसके कारण ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हुई, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी और बाजार की आवश्यकता पड़ी, इसी कारण साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया गया, जापान के द्वारा साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि बाजार उसको चाहिए, कच्चे माल के लिए जगह चाहिए, कहाँ से हम लोग निकालें, तो वो सारी चीजों के लिए साम्राज्यवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। दूसरा है आपका मंचूरिया पर कब्जा। 1931 में इनके द्वारा मंचूरिया पर कब्जा कर लिया गया। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर वहां मंचुकुओ नामक कठपुतली राज्य स्थापित किया। ये चीज हम आपको उस टाइम में बताए थे। यह जापानी विस्तारवाद की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण था। राष्ट्रसंघ जापान को रोकने में असफल रहा, जिससे जापान का आत्मविश्वास और बढ़ गया। राष्ट्रसंघ ने इसको, ये जो मंचुकुओ था, ये जो राज्य था, उसको अवैध घोषित तो कर दिया, लेकिन इसके लिए जो जापान था उसको कोई सजा नहीं मिल सकी, उसके लिए कोई उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया सका। इससे पता चला कि जो राष्ट्रसंघ है वो जापान से छोटा है, फिर कैसे जापान की शक्ति के सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो मंचूरिया पर कब्जा भी इसका एक भूमिका रहा है। तीसरा जो भूमिका है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का, वो है चीन पर आक्रमण। इसने 1937 में चीन पर फिर से आक्रमण कर दिया। पहला इसने आक्रमण कब किया था, 1894-95 में, और दूसरी बार 1937 में। क्यों किया है 1937 में आक्रमण, ये चीज हमको पहले से बता चुके हैं, क्योंकि कुछ संधियां की गई थी। जो आपका वॉशिंगटन सम्मेलन है, उसमें 1921-22 में कुछ संधि किया गया था, जिसके कारण जापान के ऊपर बहुत सारा दबाव, बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया था। उसी को अंदर अंदर उसने रखा 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 और 1937 में जापान पर, चीन पर आक्रमण कर दिया जापान के द्वारा। 1937 ईस्वी में जापान ने चीन पर व्यापक आक्रमण शुरू किया। इसे द्वितीय चीन जापान युद्ध कहा जाता है। द्वितीय चीन जापान युद्ध कहा जाता है, जो 1937 में होता है। पहला युद्ध कब होता है, 1894-95 में। जापानी सेना ने चीन के कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। नानकिंग, इसको बोलते हैं नानजिंग, में जापानी सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार किए गए, जिसे नानकिंग नरसंहार कहा जाता है। इसको क्या है, तो नानसिंग नरसंहार कहा जाता है। आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जापान नाम सुनने से लगता है कि कितना मासूम होगा, लेकिन ये मासूम देश नहीं था। ये क्या है, मासूम देश नहीं था, ठीक है। चीन के विरुद्ध यह युद्ध आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया, क्योंकि जब इसने चीन पर आक्रमण किया, चीन के ऊपर क्या है, तो नरसंहार किया, अत्याचार किए, तो आगे चलकर यह क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे वो है धुरी राष्ट्रों में शामिल होना। ये धुरी राष्ट्र में जाकर के शामिल हो गया। पहले ये कहाँ पर था, मित्र राष्ट्र में शामिल था, और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या, तो आते आते क्या है, धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया। जापान ने जर्मनी और इटली के साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों का गठन किया, क्योंकि जब जापान ने देखा कि हमारे पास बहुत ज्यादा शक्ति है और हमारा सोच जो है वो जर्मनी से मिलता है, इटली से मिलता है, तो हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो धुरी राष्ट्रों में ये शामिल हो गया। जापान ने जर्मनी, उस टाइम में कौन था, हिटलर था यहाँ पर, ठीक है। फांसीवाद चल रहा था, नाजी सरकार चल रहा था। आपको फांसीवाद क्या होता है, नाजी सरकार क्या होता है, सब कुछ हम बता चुके हैं। वीडियो पढ़ा, चैनल पर जाकर सर्च करके देख लीजिए। जापान ने जर्मनी और इटली के साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों का गठन किया। 1940 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि के माध्यम से जापान आधिकारिक रूप से जर्मनी और इटली का सहयोगी बन गया। ये त्रिपक्षीय संधि किया गया, उसके माध्यम से क्या है, तो जो जापान है आधिकारिक रूप से जर्मनी और इटली का साथी बन गया। इस गठबंधन का उद्देश्य विश्व में अपने प्रभाव का विस्तार करना था। इसका उद्देश्य क्या था इस गठबंधन का, कि विश्व में क्या है, तो तहलका मचाना है, हम लोग को अपना प्रभाव दिखाना है, ठीक है। पांचवा इसका भूमिका था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो था दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार करना शुरू किया। जापान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, क्योंकि वहां तेल, रबर और अन्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश उस समय यूरोप के युद्धों में व्यस्त थे। जापान ने इस स्थिति का लाभ उठाया। हम आपको उसी टाइम बताए थे कि जब पूरा यूरोप युद्ध लड़ रहा था, उस टाइम में जापान व्यापार कर रहा था, और इसी कारण इसका जो विकास है बहुत ही तेजी से हुआ था, ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम में वो लोग युद्ध लड़ रहे थे, जो पूरा यूरोप है वो युद्ध लड़ रहा था, और ये क्या कर रहा था, व्यापार कर रहा था, ठीक है। अगला इसका भूमिका रहा है वो है पर्ल हार्बर पर हमला। इसने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, तब जाकर के इसका क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भूमिका निभा रहा है। पर्ल हार्बर पर इसने क्या किया, हमला किया था 1941 में। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया। ये सब क्या है, तो सब रोल देख रहे हैं हम लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसमें जापान ने किस तरह से अपना भूमिका निभाया, तब जाके वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ है और उसका पतन हुआ है, ठीक है।
तो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले का उद्देश्य अमेरिका की प्रशांत नौसेना को कमजोर करना था, ताकि जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के बिना बाधा के विस्तार कर सके। जापान का यह सोच था कि अगर हम इस नौसैनिक अड्डे को खत्म कर दें तो हमें रोकने वाला प्रशांत महासागर में कोई रहेगा नहीं, और आराम से हम कहाँ करेंगे, एशिया में और प्रशांत क्षेत्र में क्या करेंगे, बिना बाधा के विस्तार कर सकते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हुआ भी था, जैसे इसने पर्ल हार्बर को उड़ाया वैसे आसपास के सारे क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका सीधे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यही घटना युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ बनी। जब अमेरिका इसमें शामिल हो गया तो जो मित्र राष्ट्र था वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। सातवां जो यह भूमिका निभाता है वो है जापान की प्रारंभिक सफलताएं। पर्ल हार्बर के बाद जापान ने तेजी से कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तुरंत, ठीक है, बहुत तेजी से, कुछ ही मिनट कह सकते कुछ ही देर में क्या है तो उसने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पर हमला करता है तो उसको दिन तो लगेगा, महीने लग सकते हैं, तो इतना जल्दी, जहां पर आपको सालों लग रहा है वहां पर कुछ ही दिनों में आप कब्जा कर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जल्दी, ठीक है। तो पर्ल हार्बर के बाद जापान ने तेजी से कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर ली। इन्होंने क्या किया, इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कुछ समय के लिए जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्रों की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गया था, क्योंकि अब वो पर्ल हार्बर को भी उड़ा चुका है, ठीक है। इसके लिए सबसे क्या है तो शक्तिशाली बन चुका था। आगे हम लोग देख लेते हैं जापानी साम्राज्यवाद के पतन के कारण। हमने भूमिका को समझ लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की क्या भूमिका रही है। अब जापानी साम्राज्यवाद का पतन कैसे हुआ, पतन कैसे होगा, जब जापान खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब जापान का जो घमंड है वो टूटेगा। तो पहला जो यहाँ पर पतन का कारण है वो है अमेरिका की औद्योगिक और सैन्य शक्ति। अमेरिका के पास जो औद्योगिक और सैन्य शक्ति था उसने पर्ल हार्बर को उड़ा तो दिया, लेकिन अमेरिका के पास इतना शक्ति था, इतना पैसा था कि उसने तुरंत ही फिर से सेना को विकसित कर लिया। हालांकि जापान ने प्रारंभ में सफलता प्राप्त की, लेकिन अमेरिका की औद्योगिक क्षमता उससे कहीं अधिक मजबूत थी। अमेरिका ने तेजी से नए युद्धपोत, विमान और हथियार बनाए। उसकी आर्थिक शक्ति जापान की तुलना में बहुत अधिक थी। जो अमेरिका बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत था, ठीक है, इसके लिए क्या है तो उन्होंने तुरंत ही हथियार बना लिया, नौसेना तैयार कर लिया, युद्धपोत बना ली, ठीक है, हवाई अड्डे बना लिए तुरंत के तुरंत। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके पतन के कारण को, वो है मिडवे का युद्ध। 1942 में जो मिडवे का युद्ध हुआ था ये भी हम आपको बता चुके हैं। 1942 ईस्वी का मिडवे युद्ध जापान के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में अमेरिका ने जापान के कई जो विमान वाहक पोत हैं उसको नष्ट कर दिए। इसके बाद जापान की नौसैनिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे जापान क्या है तो अलग अलग युद्धों में फंसता चला गया। इस तरह से एक मिडवे युद्ध होता है, ठीक है, वहां पर जो जापान है वो धीरे धीरे बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो कई सारे युद्ध होते हैं जिसके कारण जापान धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, और अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र पहले से रहा है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तीसरा यहाँ पर हम लोग इसका कारण देखेंगे पतन का, वो है लंबे युद्ध से आर्थिक संकट। लगातार युद्ध के कारण जापान की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। ईंधन, खाद्य पदार्थ और संसाधनों की कमी होने लगी। उद्योगों पर भी भारी दबाव पड़ने लगा। लगातार युद्ध लड़ते गए जिसके कारण वहां पर क्या तो आर्थिक संकट देखने को मिला, और अमेरिका की तरफ कुछ सैंक्शन, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जैसे कि तेल के बारे में, ठीक है, कुछ संसाधन के बारे में, कि अमेरिका जापान को ये सारी चीजें नहीं देगा। तो जिसके कारण क्या तो लंबे समय से आर्थिक संकट में गुजर रहा था, ठीक है, जूझ रहे थे वो लोग। तो ये भी इसका पतन का एक कारण रहा। चौथा जो कारण वो है मित्र राष्ट्रों का संयुक्त आक्रमण। जितने भी मित्र राष्ट्र थे, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, अन्य मित्र राष्ट्र जैसे कि रूस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये सारे क्या सब मित्र राष्ट्र हैं। ये सभी मिलकर क्या तो इस पर आक्रमण करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और अन्य मित्र राष्ट्रों ने जापान के विरुद्ध संयुक्त रूप से युद्ध किया। धीरे धीरे जापान के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस लिया जाने लगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक देश से युद्ध करेंगे, दूसरा देश भी आपसे युद्ध करेगा, तीसरा देश, चौथा देश, इस तरह से आप अकेले लड़ने वाले हैं, उधर से 4 लोग, तो धीरे धीरे इसकी शक्तियां कमजोर होती गई। पांचों यहाँ पर हम लोग इसके पतन के कारण को देखते हैं, वो है जापानी सेना की सीमाएं। जापानी सेना अनुशासित और शासित थी, लेकिन वह लंबे समय तक अमेरिका जैसी विशाल शक्ति का सामना नहीं कर सकी। जापान की सेना ऐसी है कि मतलब लड़ना है तो लड़ना है, युद्ध को वो लोग क्या पूजा मानते हैं, इस तरह से था। जापान के पास पर्याप्त संसाधन और औद्योगिक क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसके पास कच्चा माल नहीं। आज भी आप देखेंगे जापान के पास कच्चा माल की कमी बहुत ज्यादा है, फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कच्चा माल को अपने देश में मंगवाता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, उत्पाद बनाता है और फिर उसको बेच देता है। छठा पॉइंट है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया गया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर शहरों पर क्या तो परमाणु बम गिरा दिए। इस हमले से भारी जनधन की हानि हुई और जापान पूरी तरह से टूट गया। जापान क्या वो पूरी तरह से टूट गया, मतलब खत्म हो गया। सातवां जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे इसके पतन का, वो है सोवियत संघ का युद्ध में प्रवेश। 1945 ईस्वी में सोवियत संघ ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इससे जापान की स्थिति और अधिक कमजोर है, क्योंकि सोवियत संघ में कौन था, सोवियत संघ में था आपका रसिया,
और रशिया को पहले ये हरा चुका था 1904-5 में, तो गुस्सा तो रहेगा ही, तो ये भी इसमें शामिल हो गया, इसको कूटा गया। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जापानी साम्राज्यवाद का पतन कैसे हुआ। जापानी साम्राज्यवाद का पतन कैसे हुआ। जापान का आत्मसमर्पण हो गया। जापान ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जब मेन शक्ति जो आपका जापान है उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो लड़ेगा कौन, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। दूसरा जो है वो है जापानी साम्राज्यवाद का अंत। युद्ध के बाद जापान को अपने सभी उपनिवेश और अधिग्रहित जिसने भी उसने कब्जा किया था वो सारे क्षेत्र छोड़ने पड़े। कोरिया स्वतंत्र हुआ तथा चीन, मंचूरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों से जापान का नियंत्रण समाप्त हो गया। जितने भी जापान की तरफ कब्जा हुए क्षेत्र सभी क्या तो आजाद हो गए, सभी को लौटा दिया गया। तीसरा यहाँ पर था पॉइंट वो है सैन्यवाद का अंत। युद्ध के बाद जापान में सैन्यवाद को समाप्त कर दिया गया। मतलब युद्ध के बाद जापान ने अपने संविधान में कहा कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई और सेना की शक्ति को सीमित कर दिया, मतलब सेना को नहीं रखा जाने लगा। ठीक है, सिर्फ पुलिस है पर सेना जो युद्ध करने के लिए होता है वो नहीं होता है। चौथा जो पॉइंट है वो नया संविधान बनाया गया। 1947 में फिर से नया संविधान बनाया गया। इसके पास पहले से भी संविधान था, उसके बारे में पहले से आपको बता चुके हैं। 1947 में जापान में नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान में युद्ध का त्याग किया गया तथा जापान को शांतिप्रिय लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया। आज आप देखते हैं कि जो जापान है वो किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होता है, ना ही वो किसी से युद्ध करता है। ठीक है, पहले बहुत ही ये क्या है तो लड़ाकू था। देखने में ऐसा लगता है जापान को हम लोग 50 साल से देख रहे हैं कि युद्ध नहीं करता, 70 साल से देख रहे हैं कि युद्ध नहीं कर रहा, तो लगता है कि बहुत ही शांति देश है, कोई कुछ नहीं बोलता हो। लेकिन ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं तो युद्ध प्रिय देश था। युद्ध इसके लिए क्या तो पूजा था। पांचवा जो पॉइंट हुआ है अमेरिका का प्रभाव। युद्ध के बाद कुछ वर्षों तक जापान पर अमेरिका का प्रभाव और नियंत्रण रहा। अमेरिका ने जापान में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू किए। तो इस तरह से यहाँ क्या होता है, जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका होती है और जापान का जो साम्राज्यवाद इस तरह से इसका पतन हो जाता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आक्रमण साम्राज्यवादी नीति अपनाने कह सकते हैं कि नीति अपनाते हुए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ठीक है, जापान ने क्या किया, आक्रामक साम्राज्यवादी नीति अपनाया और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कई सारे विस्तार कर लिए। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति के सामने जापान पराजित हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम तथा सोवियत संघ के युद्ध में प्रवेश ने क्या किया, जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ ही जापानी साम्राज्य का अंत हो गया। इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जरूरी है आप लोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो आपका मेजर पेपर हो उसमें आप अच्छी तैयारी कर सके। साथ में वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।